एग्जाम्पल 2 फाइंड द रैंक एंड द कॉलम रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको ट्राई करना, जैसे मैंने कल बताया वैसे ही और एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ वैसा वैसा। इसमें वही पता करना है, इस मैट्रिक्स का रैंक और कॉलम रैंक, रो रैंक और कॉलम रैंक दोनों निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले रो रैंक निकाल रहे हैं तो सारी रो R1 R2 R3 लिख दिया उनको। फिर मैं अपनी तरफ से ऑपरेशन लगाऊंगा कि मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, R2 या R2 इसमें से 2R1 यानी कि इस R1 को 2 से गुणा किया और फिर R2 से माइनस कर दिया। तो R2 तो ये लिख दिया -2 और ये आपका R1। इसको सोल्व किया, मेरा आंसर क्या आ गया, 0 0 0 0 0 आ गया। अब इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने क्या किया, R3 माइनस R1, R3 में से, क्योंकि ये दोनों को तो हमने देखा भाई, इनको तो माइनस किया था 0 हो गया। अभी बचाइए, तो इसमें R3 को R1 के साथ लेके देखा तो R3 और R1, R3 में से R1 घटाया, R3 में से R1 घटाया तो देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। अब यहाँ 2 माइनस 1 यानी कि 1 ये आया। तो ये नॉट इक्वल टू 0 यानी कि R3 माइनस R1 तो 0 के बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 में देखो ये क्या बोल रहा है, समीकरण 1 से R1 तथा R2 LD हैं, R1 तथा R2 LD है। मैंने आपको कल ये बात बोली थी कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाए तो हम उन दोनों को क्या बोल देंगे कि ये दोनों कैसे हैं, LD, और नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या बोल देंगे, LI। इसमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें A1 A2 A3 पहले से अपने को सब नॉन जीरो ही दिए होंगे, सब नॉन जीरो ही दिए होंगे। यानी कि हमको जब इस टाइप के क्वेश्चन में रो रैंक और कॉलम रैंक निकालनी होगी तब उसमें ये चीज़ें हमको डायरेक्ट जीरो नहीं दी होगी, नहीं दी होगी। हम तो ट्राई करेंगे कि हम किसी से गुणा करके, इन रोज़ को किसी से गुणा करके इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करें, ठीक है। पर ये ज़ीरो, ये जो अचर राशियाँ हैं ये ज़ीरो नहीं है। और उस डेफिनेशन में LD और LI किस पर डिपेंड कर रहे थे कि अचर राशियाँ सारी जीरो हो तो LI और नहीं हो तो LD। अब इसमें हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो तो LD, और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो तो LI, ठीक है। तो इसमें देखो कि R1 R2 को हमने देखा तो इक्वल टू 0 यानी कि ये दोनों तो LD हैं, तो R1 R2 LD हैं। R3 और R1 को चेक किया तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि R1 R3 समीकरण 2 से हम क्या बोल देंगे, दोनों कैसे हैं, LI। यानी कि R1 R3 LI है और R2 R1 LD है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ये बोल रहा है कि एक साथ, इसका मतलब ये है कि एक साथ तीनों सदिश को हम LI नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि हमने ट्राई किया, इन दो को लिया, सोल्व किया, भाई ये तो ज़ीरो आ गया। अब मेरा उद्देश्य तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बनाना था, पर ये तो यही जीरो बन गया, दो के अंदर ही जीरो बन गया। अब क्या करूँ मैं, तीसरा बचा, तीसरों को भी हमने फर्स्ट के साथ लेके देख लिया, आप चाहो तो सेकंड के साथ लेके भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके नॉट इक्वल टू 0 यानी कि दो मेरे LI आ रहे हैं, तीनों LI नहीं प्रूफ कर पा रहा मैं। तो इसमें LI कितने मैक्सिमम प्रूफ हो रहे, बस दो, टोटल 3, 1 2 3 है, 3 में से 2 तो क्या बन रहे मेरे, R1 R3 क्या बन रहे, LI, और R1 R2 बन रहे हैं LD। इसका मतलब ये नहीं सर यहाँ तो R1 R3 को आप LI बोल रहे हो, यहाँ वापस R1 आ रहा है तो ये यहाँ पे LD कैसे हो गया, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से समझ लो कि ये R2 है जो R1 पे डिपेंड करता है, R2 है जो R1 पे डिपेंड करता है, और R1 R3 दोनों कैसे हैं, LI। तो ये एक इसमें जो सदिश होगा वो कैसा होगा, LD, बाकी दो कैसे होंगे, LI। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। भाई 3 में से एक नहीं है और 2 है तो वो क्या हो जाएगा, LI। क्लियर। अब ये का ये स्तंभ के अंदर C1 C2 C3 ले लिए, 4 है इसमें, C1 C2 C3 C4, फिर C2 माइनस 2 C1 किया तो 0 हो गया, C3 माइनस 3 C1, देखो इसमें क्या किया, C2 माइनस 2 C1 में C2 ये रहा -2 इंटू C1 1 2 1 1 2 1,
इसको 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो 2 4 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0, तो ये 0 आ गया। अब C3 माइनस 3C1, इसमें क्या है, C3 आपका 3 6 3 और माइनस 3 इंटू C1 क्या है 1 2 1, 3 6 और 3, तो 3 6 3, इसको इसमें से माइनस हो जाएगा, ये भी 0। C4 माइनस C1 करके देखा, C4 माइनस C1 करके देखा, तो इससे क्या आया, हम सबको ट्राई कर रहे हैं, C2 माइनस 2C1, इन दोनों को ट्राई किया तो 0 हो गया, इन दोनों को ट्राई किया तो 0 हो गया, इन दोनों को ट्राई किया तो नॉट इक्वल टू 0 आया। हम 0 बनाएंगे, बन जाए तो ठीक, बन रहा है तो अगले देखो, बन रहा है तो अगले देखो, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन की बात कहाँ आती है कि सर हमको लीनियर कॉम्बिनेशन सबका 0 बनाना है, तो ये तो 2 का ही आ गया। अभी 2 का आ गया तो मतलब 3 का हो ही नहीं रहा इसके साथ भाई, ये जब अपन कर रहे हैं इसमें 3 का सेट ही नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो, दूसरा ट्राई करो भाई। C2 2C1 का नहीं हो रहा तो C3 C1 का ट्राई करो, इसका भी नहीं हो रहा तो C4 C1 का ट्राई करो। किसी से तो स्टार्ट करते हैं, तो हमने इससे स्टार्ट किया तो ये 0 हो गया, इससे स्टार्ट किया तो ये 0 हो गया, इससे स्टार्ट किया तो ये भी 0 हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब C1 और C4 दो कैसे आ रहे हैं, LI, बाकी C1 C2 LD आ रहे हैं, C1 C3 LD आ रहे हैं और C1 C4 LI आ रहा है। यानी कि यहाँ पर अधिकतम चांस क्या है कि C1 C4 ये कितने हैं, 2, C1 और C4, यानी कि C1 और C4 दोनों कैसे हैं LI, यानी कि यहाँ पे जो C2 है वो C1 पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ जो C3 है वो भी C1 पे डिपेंड कर रहा है, और C4 C1 दोनों तो पहले से ही क्या है LI, यानी कि 1 2 दो वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड, दो वेरिएबल है जो किसी पर डिपेंड कर रहे हैं, C2 और C3, बाकी C1 C4 तो क्या आ रहे हैं LI, समझ गए, C1 C4 तो क्या आ रहे हैं LI। तो कितने LI आ रहे हैं, 4 में से 2, तो एक की स्तंभ जाति कितनी होगी 2, और रो रैंक भी कितनी थी 2, इसलिए इस दोनों की स्तंभ और पंक्ति जाति 2 2 आ रही है, तो हम इस मैट्रिक्स की रैंक ये जाति कितना बोलेंगे 2। अब आता है इक्विवेलेंट या तुल्य मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट या तुल्य मैट्रिक्स यानी कि दो मैट्रिक्स की तुलना की बात हो रही है। इक्विवेलेंस, दो मैट्रिक्स ए और बी लिए जिनका ऑर्डर क्या है सेम ऑर्डर या सेम क्रम की है, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, उनको इक्विवेलेंट बोलेंगे। दो मैट्रिक्स जो हैं उनका ऑर्डर कैसा है, सेम है, तो उन दोनों को इक्विवेलेंट बोलेंगे कब, यदि एक दूसरी से प्रारंभिक रूपांतरों के प्रयोग से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये, और संक्रिया, हिंदी में संक्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं। यानी कि किसी मैट्रिक्स में आपने जब इन्वर्स निकाला था तब आपने ऑपरेशन लगाए थे कि R2 बराबर R2 माइनस R1 की R2 में से R1 घटा दो। ऐसे इन्वर्स में आपने प्रीवियस क्लासों में आपके पढ़ा हुआ है कि इन्वर्स निकालने के लिए हम ई ट्रांसफॉर्मेशन या ई रूपांतरण या ऑपरेशन और संक्रिया बोलते हैं। इस R2 फिर तीर लगा के R2 में से R1 घटाया और फिर एक तरफ अपन आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आपको इन्वर्स मिल जाता है, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, ठीक है, या ये ई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैं दूसरी जो बी मैट्रिक्स है वो प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसको लिखते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी, ए इसको इक्विवेलेंट का साइन बोलते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी। रैंक, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है भाई, अगर ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है ए और बी तो इसकी रैंक भी क्या होगी, बराबर। यानी कि इससे आप क्या समझते हो, यानी कि मैं किसी मैट्रिक्स ए लिया, उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण ये लगाता हूँ किसी मैट्रिक्स में, तो मुझे जो नई मैट्रिक्स मिलती है उस मैट्रिक्स और पहले वाले मैट्रिक्स की रैंक सेम रहती है, रैंक को चेंज नहीं करता। यानी कि ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से रैंक में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की रैंक में कोई परिवर्तन नहीं करता है, देख लिया आपने। अब देखो नॉर्मल मैट्रिक्स या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म और या कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। हम क्या करते हैं, हमको
कोई मैट्रिक्स दी होती है और हमको बोलते हैं कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म पता करो, इसकी कैनोनिकल फॉर्म पता करो। यानी कि हमको क्या करना है, सबसे नीचे वाली उसकी जो पंक्ति होती है उस पंक्ति के एलिमेंट्स को हम ई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। उसको ज़ीरो बनाते, उसके आगे जैसे ये नीचे बने हुए देखो ज़ीरो, पहले इसको ज़ीरो बनाते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ कुछ था, ठीक है, इसको ज़ीरो बनाया, इसको ज़ीरो बनाया, इसको ज़ीरो बनाया, इसको हम ट्राई करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बने ज़ीरो, हम ट्राई करते हैं ज़ीरो बनाने की, ठीक है। उसमें हमारा मेन मोटो क्या होता है, हम उस मैट्रिक्स को ई ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के आइडेंटिटी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो। हम उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आइडेंटिटी में बनाने की कोशिश करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी बनाते हैं, इसको में सब गायब कर देते हैं, बस 1 0 0 0 0 1 0 0। आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मैंने बताई थी क्या होती है, 1 0 0 1, ये 2 की मैट्रिक्स है, यानी कि विकर्ण पे सब एलिमेंट 1 हो, बाकी सारे 0। तो इस तरह का फॉर्म बनाना के लिए हम अगर हम बोले कि हम ई ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स के इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और हर मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाती है इजीली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी में कॉलम और स्तंभ और पंक्ति एक एक ज़ीरो भी हो जाती है, 2 भी ज़ीरो हो जाती है, सारी भी ज़ीरो हो सकती है, सारी मतलब एक आधी बच जाती है, बाकी सारी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो जैसे इसमें ये बोल रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर नहीं बदला, ठीक है, पर इससे मिलने वाली जो ये आई आर है, इसको इन्होंने क्या बोला कि ये आर कोटि की कोई भी यूनिट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यानी कि आप किसी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन लगा कि उसको आइडेंटिटी वाले फॉर्म में लाने की कोशिश करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है आपको उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए हर बार। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मैट्रिक्स है इतने ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स इतने ऑर्डर की है, 1 2 3 3 इंटू 4 कॉलम, यानी कि 3 इंटू 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, और आप इसमें ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ और पता चले ये सब जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ठीक है, और यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे इस जगह क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया, बाकी सब जीरो, ये भी जीरो मैं याद रख रहा हूँ, और यहाँ 1 है, ये सेकंड नंबर जीरो पे है ना, यहाँ 1 है, तो ये आइडेंटिटी दिखेगी। पर देखो तो ये 3 इंटू 4 ऑर्डर का था, पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली वो कितने ऑर्डर की मिली, 2 इंटू 2 की। तो नॉर्मल फॉर्म ऐसा होता है कि उसमें आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उसी ऑर्डर का हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, हमको तो उसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट होने के बाद जिस भी ऑर्डर का मिल रहा है हमें उससे मतलब नहीं, पर वो जो पर्टिकुलर पूरा दिखने वाला जो एक फॉर्म होगा उस फॉर्म को नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। दूसरी बात, आइक्लन या ट्राइंगुलर, आइक्लन फॉर्म या ट्राइंगुलर फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। आइक्लन फॉर्म ज़्यादा बोलते हैं, ट्राइंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, आइक्लन फॉर्म क्योंकि ये नाम है इसलिए फेमस ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि आपको ज़ीरो तो बनाने, मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन तो लगानी है, और ज़ीरो भी बनाने पर ज़ीरो किस तरह से बनाने हैं कि ज़ीरो को देखूं तो ट्राइंगल लगे मुझे दिखने में। ये देखो बन रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ देखो इस तरह से ये भी ट्राइंगल बन रहा है। तो ये क्या होती है, आइक्लन फॉर्म, कि ज़ीरो जो अपन बना रहे हैं वो किस तरह से हो, ट्राइंगल के फॉर्म में बनाने अपने। पहले इसको बनाओ, फिर इसको जीरो बनाओ। अब छोटा ट्राइंगल कैसे बनेगा, जब इधर भी जीरो बनेगा तो ये जीरो बन गया, तो ये ट्राइंगल बन गया। अब आपकी अगली कोशिश होगी आप इसको जीरो बनाओ, ये हो गया, तो अब इसको जीरो बनाओ और इसको जीरो बनाओ तो ट्राइंगल बनेगा। एक और ट्राइंगल बन गया, अब बड़ा ट्राइंगल और बना सकते हैं, हाँ इसको जीरो बना सकते हो, इसको जीरो बना सकते हो, इसको जीरो बना सकते हो, इसको जीरो, तो ये एक और जीरो बना सकते हो, ठीक है। पर इसमें होता क्या है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आइक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आइक्लन फॉर्म में एक शर्त ये होती है कि भाई उस पंक्ति में आइक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस पंक्ति में जो पहले ही पहला एलिमेंट है किसी पंक्ति का वो 1 होना चाहिए। उस पंक्ति का पहले ही पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। इसमें देखो इसमें 1, पहले पहला एलिमेंट 1, पहला नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, जीरो तो इसमें है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 1 1। इसमें भी 2 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। ये देखो 1 1, और इसमें तो जीरो हो गए सारे। जीरो के बाद नॉन जीरो की बात करें, नॉन जीरो क्या होना चाहिए, पहला 1 होना चाहिए, तो 1 1 1 1, ये 2 का भाग दोगे तो भी 1। क्लियर हो गया। तो ये होती है आपकी आइक्लन फॉर्म। अब देखो आइक्लन फॉर्म में रैंक की बात कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स में आइक्लन फॉर्म की अशून्य पंक्तियों की, यानी कि ये हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कभी कभी ये जीरो हो जाता है, ये देखो पूरी पंक्ति जीरो हो गई,
ये ज़रूरी नहीं ये भी जीरो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं हमको ऑटोमेटिक दिखता है कि क्या ये जीरो हो रहा है, हाँ ये जीरो हो रहा है। अपन जब उसको देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई पंक्ति, दो पंक्तियों के बीच में या दो कॉलम के बीच में हम जब ऑपरेशन लगा के देखेंगे तो हमको ऑटोमेटिक दिखता है कि हाँ ये जीरो हो जाएगा, हाँ ये जीरो हो जाएगा, इसको यूज़ करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, इस कॉलम या इस पंक्ति से ट्राई करूँगा तो जीरो हो जाएगा, ये हमको पता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि आइक्लन फॉर्म में जितनी नॉन ज़ीरो पंक्तियाँ बच जाती है, नॉन ज़ीरो पंक्तियाँ बच जाती है, तो उन नॉन ज़ीरो पंक्तियों की जो संख्या होती है वो उस मैट्रिक्स की क्या बन जाती है, रैंक। तो ये एक तरीका है रैंक निकालने का। और कि एक तो अपने कितनी मेथड पढ़ लिए, ये तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं हम। एक हमने पढ़ लिया था कि अभी जैसे रो रैंक और कॉलम रैंक निकालना। एक हमने क्या किया था, डिटरमिनेंट निकाल के देखो भाई, उप सारणिक के डिटरमिनेंट भी निकालो। तो वो जो मेन डेफिनेशन थी रैंक की उसके थ्रू अपन चले थे। एक अभी वो कॉलम और रो रैंक देख लिया। अब ये आइक्लन फॉर्म, यानी कि आप किसी मैट्रिक्स को आइक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। फिर आप देखते हो कि नहीं यार अब मैं किसी को जीरो नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को जीरो करता हूँ तो जहाँ जीरो किया था वापस वहाँ पे कुछ नया आ गया, वो जीरो से नॉन जीरो हो गया। आप कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो, कुछ और ही बदल रहा है, जहाँ जीरो किया वो जीरो से वापस कुछ और आ रहा है, तब आप मतलब ये समझ जाओ कि अब आप किसी को और जीरो नहीं कर सकते। तब ये फाइनली ये देख लो भाई अब कितनी नॉन जीरो पंक्तियाँ बची है, अशून्य पंक्तियाँ कितनी बची है। तो जितनी अशून्य पंक्तियाँ बची है उनकी संख्या, यानी कि इसमें कितनी है, एक ही है, एक ही है, दो ही बची, तीसरी तो जीरो है पूरी, एक दो, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, दो। इसमें सब देखो ये भी, ये तीन जीरो पर एक नॉन जीरो है तो ये पूरी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, चार। समझ गए इस तरह से। दूसरी बात रैंक, ये नियम याद रखना, रैंक ऑफ दो मैट्रिक्स ए और बी, तो रैंक ऑफ ए बी जो होता है वो ए और बी दोनों से क्या होता है, रैंक दोनों की रैंक से क्या होता है, छोटा ही होता है। रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी की रैंक से छोटा या उसके बराबर होता है। दूसरी बात, अगर कोई मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट या सारणिक जीरो नहीं है, ठीक है, तो उसका और इसके इन्वर्स का रैंक क्या हो जाता है, बराबर। तो उसका और उसके इन्वर्स का रैंक क्या हो जाता है, बराबर। क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी।